कुछ एक चीजें जो हमको शोध पत्र लेखन के संबंध में हम सबको ही पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रतिभागी भी हमसे मिलते हैं और बहुत सारे शिक्षक जो उनके मेंटर्स हैं वो भी मिलते हैं। तो इसलिए ऐसा विचार किया कि एक पीपीटी बना लिया जाए, जो कि एक रेफरेंस पीपीटी है, आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। उसमें रिसर्च आर्टिकल क्या है, कैसे लिखा जाए, इस बारे में जानकारी जितनी हो सके वो दी गई है। और ये जो जानकारी है वो इस प्रतियोगिता के प्रतिभागियों के लिए, इस प्रतियोगिता के लिए इमीडिएटली तो इम्पोर्टेंट है ही, यूजफुल है। किसी भी रिसर्च पेपर, किसी भी रिसर्च बेस्ड राइटिंग में ये इम्पोर्टेंट। और रिसर्च बेस्ड राइटिंग इसलिए मैं कह रहा हूँ, रिसर्च शोध पत्र लेखन एग्जैक्टली जो शोध पत्र जो साइंटिफिक जर्नल्स में छपता है वो हम न भी लिखें तब भी रिसर्च आधारित, शोध आधारित राइटिंग वो कैसे की जा सकती है, की जानी चाहिए, की जाती है, उसके बारे में ये जो है प्रेजेंटेशन है, इसके बारे में जो पीपीटी ये ज्यादा बताता है। अगर कोई अच्छा एडिटोरियल आप देखें, किसी भी न्यूज़पेपर का भी एडिटोरियल देखें या थिंक टैंक के पेपर्स देखें, वो रिसर्च आर्टिकल नहीं है, वो जर्नल में नहीं छपे हैं, तब भी वो एक थॉरो शोध पर आधारित होते हैं। तो वो कैसे किया जाए इस संबंध में, क्योंकि किसी भी शोध में एक तो जो भी हमारा वक्तव्य होता है, वक्तव्य जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट जो है वो किसी ना किसी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है और अजम्पशन पे बेस्ड है। तो हमारा जो तर्क है वो एक सीधी, हमारा जो वक्तव्य है उससे संबंधित जो तर्क है, उससे संबंधित जो डेटा है, वो सब जब एक लाइन में होता है, जिसको हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस एंड कोहेरेंस, वो जब होता है तब हम उसको शोध आधारित राइटिंग, शोध आधारित लेखन कहते हैं। वो सिर्फ रिसर्च पेपर के लिए जरूरी नहीं है, वो किसी अच्छी जगह अपने आर्टिकल को, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में भी आप वो एलिमेंट होना चाहिए। तो रिसर्च बेस्ड आर्टिकल्स का पर्पस ये है, टू इन्वेस्टिगेटिव और रिसर्च बेस्ड आर्टिकल इज टू कंडक्ट सिस्टमैटिक, in-depth and original research and analyze that information about subject of your choice. Systematic मतलब एक तंत्र से, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। इन डेप्थ मतलब जो ऑब्वियस दिख रहा है, जो पहले जो हमको जो तुरंत ऐसा हमारा जो इमीडिएट जो दिख रहा है पहली सरफेस पे, वो ना जा करके उसके न्यूएंसेस को देखना, उसके कौन से कारक हैं उसके पीछे, उसके पीछे कौन से कारण और कारक हैं उनको देखना, वो हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं इन डेप्थ है। और जब हम वो इन डेप्थ कोई भी एनालिसिस करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हमको ऐसा दिखता है जो कि बाकी अन्य लोगों को नहीं दिखा, या अन्य आर्टिकल्स में वो उस तरह से परिलक्षित नहीं हुआ, तो वो ओरिजिनल रिसर्च भी हो ही जाता है। एनालिसिस मतलब किसी भी घटना को, किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्टिव को खंड खंड करके देखना, उसके अलग अलग उसके कारक क्या हैं। अब वो खंड खंड अलग कई तरीके से हो सकता है, या तो उस एनालिसिस को हम इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट इस आधार पे दे सकते हैं। जैसे आईएनएस विक्रांत का कल उद्घाटन हुआ, इसका इनपुट क्या था? इसका इनपुट ये था कि इनपुट जो है वो पॉलिसी से आता है, इनपुट जो है वो साइंटिफिक डेवलपमेंट से आता है, इनपुट जो है वो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट से आता है। इन सारे इनपुट की वजह से एक निर्णय हुआ आईएनएस विक्रांत का बनाने का। ये 23 साल पहले निर्णय हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय निर्णय हुआ। और एयरक्राफ्ट कैरियर इतना बड़ा बनाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं। तो इसके इनपुट कहाँ से? तो इसका इनपुट, अब इसका प्रोसेस क्या था? अब प्रोसेस में स्ट्रेटजी होती है, टेक्नोलॉजी होती है, मेजरमेंट सिस्टम होता है, लीडरशिप होता है, वो सारा प्रोसेस होता है। और उसका जो आउटकम है वो क्या है? तो आईएनएस विक्रांत अगर आउटकम की तरह से देखें तो वो कितना प्रभावी है। चाइना के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो उसके कंपैरिजन में
ये कितना इफेक्टिव है, क्या हमको, ये हमको किस ऑब्जेक्टिव के लिए यूज होता है। तो जैसे INS विक्रांत की आवश्यकता और उसका आउटपुट हमको कहाँ मिलेगा, क्या सिर्फ हमारी जो जो इमीडिएट जो बाउंड्री है उसको उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है, पर वो तो मिसाइल सिस्टम से भी हो सकता है, इसलिए एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्या जरूरत है। या इसका महत्व बहुत दूर जाकर के युद्ध करने में है, इसलिए इसको रखा गया। तो ये सारे इसके अलग अलग आउटपुट हैं। तो किसी किसी को हम एनालिसिस कर सकते हैं उसके इनपुट प्रोसेस आउटपुट को देख करके, या किसी भी घटना का वस्तु का स्थिति का एनालिसिस कर सकते हैं उसके अलग अलग फैक्टर्स को देख के भी, ये किन किन चीजों से बना है। जैसे अगर आप उदाहरण लें स्वच्छ भारत अभियान का, जस्ट एक एग्जाम्पल। अब ये स्वच्छ भारत अभियान में, अब ऐसा नहीं है कि स्वच्छ भारत अभियान पहली बार देश में मोदी जी की सरकार ने लाया, ऐसा नहीं है। 3 दशक पहले निर्मल भारत अभियान और टॉयलेट बनाने वाला एक अभियान वो भी शुरू हुआ था, पर वो उतना प्रभावी नहीं रहा। तो इसमें कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा रहा होगा जिस वजह से इसका प्रभाव इतने जल्दी और इतने बड़े स्केल पे हमको देखने को मिलता है। तो एनालिसिस में हम उसके कॉन्स्टिट्यूएंट फैक्टर जो हैं, जो भी उस चीज को बना रहे हैं, उसको देख सकते हैं या उसके इनपुट प्रोसेस आउटपुट देख सकते हैं। अब स्टार्ट कैसे करना है? बिगिन फ्रॉम अ क्वेश्चन और की पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्या? जैसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मैं अभी कुछ पीपीटी में आगे एग्जांपल्स भी अपन देखेंगे। और की इंफॉर्मेशन, कुछ स्पेशल कुछ इवेंट हुआ और वो स्पेशल इवेंट जो है वो एक पूरे तंत्र को, उसके पीछे का जो है उसको उजागर करता है। जैसे अभी अभी गुजरात में एक गुजरात से लगे समुद्र तट पे एक नाव मिली, उसमें कुछ हथियार थे। अब ये एक इवेंट है, उस इवेंट के पीछे बहुत कुछ हो सकता है। तो या तो कोई इवेंट देख करके उसके पीछे जो कुछ हो रहा है उसको देख करना, उसकी स्क्रूटनी करना, उसके संबंध में विवेचना और विश्लेषण करना। अब अपनी जो शोध पत्र की जो प्रतियोगिता है उसकी जो थीम्स हैं वो है आत्मनिर्भर भारत, जो सुभाष बाबू का क्या विजन होता है उसमें, आजाद हिंद सरकार का क्या योगदान है, क्या महत्व है, उसकी संरचना कैसी थी, अनसंग वॉरियर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। बहुत सारे ऐसे आंदोलनकारी रहे हैं जिन्होंने अपने आप को खपा दिया, अपना जीवन सर्व कर दिया, और उन्हीं अनाम बलिदानियों के कार्यों के माध्यम से, उनके बलिदान से हमको स्वतंत्रता मिली। वैसे लोगों को देखना, तो हर शहर में कुछ ना कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जो कि राष्ट्रीय पटल पे उनका उतना बड़ा नाम नहीं है, लेकिन उस स्थान में उनका बहुत महत्व है, और वो उनके बारे में लोगों को और हम सबको मालूम होना चाहिए। अब मुख्यतः अगर शुरू करें तो उनके शहर के लोगों को, उस प्रांत के लोगों को तो उस बारे में मालूम होना ही चाहिए। तो ये अनसंग वॉरियर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये एक थीम है। इंटरनेशनल रिलेशन हमेशा बड़े डायनेमिक होते हैं। इसमें पावर का महत्व है, ट्रेड का महत्व है, इसमें कल्चर का महत्व, तीनों चीजों का महत्व है। तो वो डायनेमिक्स नेताजी के समय भी था, आज के समय में भी है। तो आज के समय में वो डायनेमिक्स कैसे चेंज हुआ, नेताजी ने इंटरनेशनल रिलेशंस को कैसे मैनेज किया, उनसे हम आज के समय में क्या सीख सकते हैं। अगर नेताजी होते तो वो 2047 में कैसा भारत देखना चाहते, ये एक और थीम है। नीड फॉर मैंडेटरी मिलिट्री ट्रेनिंग। अब सिर्फ जानकारी से तो जीवन और राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता, हमको कुछ ना कुछ करने की आवश्यकता है, कर्म की आवश्यकता है। मिलिट्री ट्रेनिंग एक उसी दिशा में एक कदम है। उसको आज के संदर्भ में कैसे देखा जा सकता है? मिलिट्री ट्रेनिंग
एनसीसी का भी पर्पस मिलिट्री ट्रेनिंग था, लेकिन आज एक कमेटी बनी है, उसमें भाई साहब भी हैं जो कि जिसको ये सजेस्ट करना है कि एनसीसी का क्या स्वरूप होना चाहिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। इसी तरह हम सबको विचार करने की आवश्यकता है कि मिलिट्री ट्रेनिंग अगर आवश्यक है तो किस तरह की आवश्यक है, कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पे ये हो रही है, हमारे देश में इसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, ये मेजर थीम। अब ये जो थीम्स हैं, सिर्फ ये थीम तो बहुत बड़ी है, उसमें एक दो प्रश्न लेने की आवश्यकता होती है। तो इन थीम्स के अंतर्गत कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जब तक रिसर्चर्स नहीं निकालेंगे तब तक वो पूरा वास्ट लेखन और मतलब पढ़ना उनका चालू रहेगा, लेकिन लेखन जो है वो एक फोकस नहीं हो सकता। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि वी मस्ट आइडेंटिफाई सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। These are just examples of some questions. जैसे what is the true nature of आत्मनिर्भर? आत्मनिर्भर meaning, does that we stop importing things from outside world? Or if that means restricting import, what kind of import should be restricted? What kind of import should be permitted? How self-reliant Bharat is not insulated or isolated Bharat? ये अगला प्रश्न है। What are the fields where आत्मनिर्भरता और self-reliance will bring strength and prosperity? किन किन क्षेत्रों में होना चाहिए आत्मनिर्भर? What Netaji would have done to make self-reliant in today's world order? Our country self-reliant in today's world order. ये typological में change कर दूंगा। What are the major shift in international relations in Bharat? In 20 years, there has been a major shift in the decision making about international arena. तो संबंध बहुत अलग अलग चेंज हुए हैं और पिछले 7-8 वर्षों में तो बहुत अलग तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस को देखा गया और उसको परस्यू किया गया। तो वो क्या है, उसका प्रश्न कौन सा है, वो क्या मेजर शिफ्ट कौन से हैं, इस संबंध में देखना। व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर भारत इन टुडेज वर्ल्ड ऑर्डर? आज जो समय चेंज हो रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन का डायनामिक्स चेंज हो रहा है, उसमें भारत के लिए क्या अनुकूलता है, क्या प्रतिकूलता है। इस तरह से कुछ ना कुछ रिसर्च क्वेश्चन हमको शुरुआत के लिए चाहिए। उस बेस पे हम लोग आर्टिकल की थीम, अपने आर्टिकल की थीम डिसाइड करते हैं। तो कंपटीशन के आर्टिकल की थीम तो हमको सबको पता है। अब कंपटीशन के आर्टिकल की थीम के अलावा हमको अपने आर्टिकल की थीम, उस ब्रॉड थीम में से हमको अपने आर्टिकल की थीम को डिस्टिल करना है, अपने आर्टिकल थीम को निकालना है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं फाइंड योर स्टोरी। आफ्टर यू हैव क्वेश्चन, यू वर्चुअली ब्रेक डाउन ऑल एस्पेक्ट ऑफ इट एंड वेंचर आउट इनटू दोस कंपोनेंट। तो आप, हमारी स्टोरी क्या होगी, हमारा जो तर्क है, उद्देश्य है आर्टिकल लिखने का, या उसका जो कंक्लूजन है वो क्या होगा, और फिर उसको एनालाइज करने की आवश्यकता है। अब एनालिसिस कैसे कर सकते हैं? अलग अलग कंपोनेंट्स को हम, या तो हम उसको इनपुट प्रोसेस आउटपुट की तरह से देखें, या उसको अलग अलग फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, ज्योग्राफिकल फैक्टर, उस फैक्टर्स में डिवाइड कर लें और फिर उसमें से कुछ एक फैक्टर लें या एक फैक्टर लें। जो भी हमारी एनालिसिस की स्ट्रेटजी है, उसके बाद जो हमारा, हमको जो मेजर प्लॉट मिला, जैसे देखिए किसी भी फिल्म को अगर आप देखें तो फिल्म तो 2 घंटे की 3 घंटे की होती है। कोई टेली सीरीज देखें, वो भी कई सीरीज में होती है, लेकिन आपने देखा होगा कि अगर आपको किसी टेली सीरीज या वेब सीरीज या फिल्म के बारे में उसकी विवेचना अगर आप देखेंगे तो उसकी एक कहानी को 4-5-6 सेंटेंसेस में बता दिया जाता है। तो 3 घंटे की स्टोरी और 6 सेंटेंस में, 5 सेंटेंस में उसका प्लॉट बना। वैसा ही प्लॉट पहले हमको अपना प्लॉट तैयार करना पड़ता है आर्टिकल के लिए। अब और उस प्लॉट में जितने भी कंपोनेंट हैं, जो भी इंफॉर्मेशन, उसको फिर एक एक करके हमको उसके भीतर जाना पड़ता है, उसको डिग करना पड़ता है। और ये काम जो है वो फोकस तरीके से ही हो सकता है। जैसे एक बिल्कुल सिंपल एक सेंटेंस अपन लेते हैं, समझ लीजिए ये प्लॉट है हमारे आर्टिकल का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल हैव 2 बिलियन वैक्सीन्स बिटवीन अगस्त एंड दिसंबर 2021। दिस वाज, ये बताया गया। अब इसमें ये देखने की बात है कि इज दिस प्रॉमिस
an aggregate that has come up with the concept. अब ये दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से अनाउंस कर दिया, या अलग अलग स्टेट से काउंट करके उनसे इनपुट लेके फिर हमने ये नंबर डिसाइड किया. व्हेन द वैक्सीन अराइव, अब अगस्त से दिसंबर के बीच में वैक्सीन मिल जाएगी, लेकिन ये आएगी कब? अगस्त में शुरू होगा या जून में शुरू होगा जब ये स्टेटमेंट दिया गया, या सितंबर में शुरू होगा? कब शुरू होगा ये देखने की बात है कि विल दे गो टू द फेडरल गवर्नमेंट स्टॉक वेयर हाउस. ये कहाँ से उनको मिलेगा? स्टेट्स को कहाँ से मिलेगा? फेडरल गवर्नमेंट के स्टॉक से मिलेगा, और स्टेट को डायरेक्टली मिलेगा? कैसे ये आएगा? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के को अगर अपन एनालाइज करें तो हमको ये सब प्रश्नों पे विचार करके फिर लिखना पड़ेगा. दूसरा पार्ट है विल हैव 2 बिलियन. विल हैव मतलब क्या है? विल हैव मतलब कि वैक्सीन मतलब वो भारत में बनने वाली है या हमको कहीं और से आने वाली है? अगर बनने वाली है तो कौन बनाएगा? क्या उनके अभी तक उन्होंने इतना बड़ा ऑर्डर सर्व किया है? अभी तक उनका अभी उनका क्या प्लान है? अभी उनका क्या स्टेटस है? अभी उनके पास रॉ मटेरियल है क्या? ये है विल हैव, तो हम इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं. 2 बिलियन वैक्सीन, इसको भी एनालाइज कर सकते हैं. ये नंबर कहाँ से आया? ये 2.5 बिलियन क्यों नहीं है? 1.5 बिलियन क्यों नहीं है? और ये बिलियन में से सारा का सारा भारत में बनेगा? सारा का सारा पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएगा और फिर स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा, या क्या? तो इस तरह से हम किसी स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकते हैं. अब दिसंबर का क्या मतलब? अगस्त और दिसंबर के बीच में इसका क्या मतलब? डज दैट मीन मैन्युफैक्चर ये इस समय बनेगा, या इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास ये स्टॉक है और उसको इंजेक्ट करने का बस काम बचा हुआ है? तो इस तरह से ये जस्ट एक एग्जांपल है किस तरह से हम कोई भी जो अपना, पहले हमको अपना एक क्वेश्चन डिसाइड करना है, क्वेश्चन के बाद रिसर्च आर्टिकल का एक प्लॉट होता है वो डिसाइड करना है, और प्लॉट्स के हर एक कंपोनेंट पे हमको प्रश्न करके उसको उसके भीतर जाके उसके संबंध में जानकारी इकट्ठी करनी. तो अगर हमको सुभाष सरकार स्वराज इस संबंध में जानकारी इकट्ठी करनी तो कुछ एक वेबसाइट ये है और कुछ किताबें हैं. कुछ किताबों का संदर्भ हमारी बीएसएम की वेबसाइट पे भी है, जैसे सुभाष चंद्र बोस जो ह्यूग टोए की बुक है, या इंडियाज बिगेस्ट कवर अप, ये अनुज धर जी की बुक है, इंडियन पिलग्रिम एंड अनफिनिश्ड बायोग्राफी, ये ऑटोबायोग्राफी ये सुभाष बोस ने खुद लिखी थी, ये भी किताब अवेलेबल है. मेजर जीडी बख्शी ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है, बोस एन इंडियन समुराई. लियोनार्ड गॉर्डन बहुत सालों तक उन्होंने सुभाष चंद्र बोस पे शोध किया है. ब्रदर्स अगेंस्ट द राज, द बायोग्राफी ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट, शरद एंड सुभाष, उन्होंने दोनों भाइयों पे किताब लिखी. अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, ये चंद्रचूड़ घोष जी ने किताब लिखी. तो और भी कुछ और किताबों का संदर्भ डीएसएम की वेबसाइट पे भी मिलेगा. और ये जो वेबसाइट्स का है रेफरेंस ये भी है, इसमें भी बहुत कुछ सुभाष चंद्र बोस के कार्यों और विचारों से संबंधित हमको जानकारी मिल सकती है. एक और चीज यहाँ पे ध्यान देने योग्य है, जब भी हम प्रतिभागियों से बात करें या जो वहाँ के जो लोकल ऑर्गेनाइजर हैं उनसे बात करें, तो हमको ये भी उदाहरण दे देना ठीक रहता है कि कोई भी विषय हो, आज विषय सुभाष स्वराज सरकार का है, और कोई भी विषय हो हमको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन रिलायबल सोर्स से लेनी चाहिए. और कौन से यूजफुल रिसोर्सेज हो सकते हैं, और बेस्ट तो ये है कि जब कोई इंफॉर्मेशन कोई थॉट एटलीस्ट 2-3 रिसोर्सेज से वैलिडेट होता है तो हम उस पर ज्यादा कॉन्फिडेंस से लिख सकते हैं, सोच सकते हैं, उसको ज्यादा कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट कर सकते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो india.gov.in है, इसमें भी आपको बहुत सारी योजनाओं और बहुत सारे कार्यों के संबंध में जानकारी मिल सकती है. नीति आयोग की जो वेबसाइट है, नीति आयोग की वेबसाइट में बहुत कुछ
रिसर्च का इनपुट उपलब्ध है, अलग अलग जीवन के अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित और अधिकांशतः पॉलिसी से संबंधित बहुत अच्छे रिसर्च प्रोजेक्ट नीति आयोग ने कमीशन की, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, गवर्नेंस हो, वो आप कोई भी वेबसाइट पे जा करके वो रिसर्च स्टडीज को देख सकता है। शोध गंगा, शोध वगैरह तो है ही। MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, MEA गवर्नमेंट की जो भारतीय सरकार की जो वेबसाइट है MEA, उसमें बहुत कुछ हमको जानकारी विदेश संबंधों, फॉरेन अफेयर्स के संबंध में मिल सकती है। होम अफेयर्स के संबंध में जानकारी के लिए MHA NIC ये वेबसाइट है। अगर इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो RBI की वेबसाइट है। लॉ मिनिस्ट्री की वेबसाइट भी बहुत रिच है, क्योंकि इसमें किसी भी सिर्फ लॉ जो पास हुए उनकी बस जानकारी नहीं है, उनके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, कौन सी परिस्थिति में कौन सा लॉ बना, इसकी भी जानकारी मिलेगी। और सोशल जस्टिस NIC जो ये भी एक वेबसाइट है जो कि अलग अलग सामाजिक स्थितियों के संबंध में बहुत सारा रिसर्च बेस देती है। दो जो चीजें हैं वो हम सबको पता ही होनी चाहिए, वो गूगल जो सर्च के संबंध में, एक तो नॉर्मल गूगल सर्च हम सब जानते हैं, गूगल स्कॉलर अगर किसी विषय में इन डेप्थ आपको जानकारी चाहिए, रिसर्च जर्नल्स और रिसर्च जो आउटलेट है उनसे जो जानकारी चाहिए, जो कि ज्यादा डिटेल होती है, ज्यादा वैलिडेटेड होती है, ज्यादा रिलायबल भी होती है और ज्यादा डिटेल में होती है, तो गूगल स्कॉलर में हम सबको वो अधिकांश पेपर्स मिल सकते हैं। गूगल स्कॉलर में कई बार थोड़े पुराने पेपर होते हैं, लेकिन वो बहुत वेल रिसर्च जो चीजें हैं वो ही गूगल स्कॉलर में आती हैं। और अगर हमको अलग अलग फॉर्मेट में जानकारी चाहिए, जैसे अगर आपको सुभाष बोस के संबंध में एक PPT चाहिए, जस्ट मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, रेडीमेड प्रेजेंटेशन चाहिए, या आपको कोई इनडेप्थ रिपोर्ट किसी भी विषय पे PDF फॉर्म में, जैसे इनडेप्थ रिपोर्ट जो होती है PDF फॉर्म में ज्यादा, तो गूगल एडवांस सर्च एक ऑप्शन है। गूगल एडवांस सर्च में हम अपना बहुत स्पेसिफिक रिसर्च टॉपिक भी डाल के और उससे रिसर्च की जानकारी ले सकते हैं। मैं 1 मिनट में गूगल एडवांस सर्च, आप अगर किसी को जानकारी या किसी ने वो ट्राई नहीं किया है तो मैं एक बार बता देता हूँ। तो गूगल में जब हम गूगल एडवांस सर्च पे जाते हैं, ये पेज मिलता है और इसमें अलग अलग भाषाओं में भी मिल सकती है। अगर हमको हिंदी में चाहिए तो हम हिंदी में टाइप कर सकते हैं। कोई बड़ा विषय चाहिए तो कोई बड़ा विषय देख सकते हैं। छोटा विषय, ऑल दीज वर्ड्स, फ्यू ऑफ दीज वर्ड्स, एनी ऑफ दीज वर्ड्स, ये सारे ऑप्शंस होते हैं। तो इसमें समझ लीजिए हमने डाला और मान लीजिए हमको डिटेल में जानकारी चाहिए। जब हम डिटेल में जानकारी देखते हैं तो एनी फॉर्मेट में जा करके देख सकते हैं। PDF फाइल जो होती है उसमें ज्यादा डिटेल में जानकारी होती है, तो हमने PDF ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया फाइल टाइप, और फिर जब हम एडवांस सर्च करते हैं तो आप देखिए सारी PDF फाइल्स आ जाती हैं। इसमें एक अधिसूचना गजट जो है वो भी आ गया, ये सारा हिंदी में उपलब्ध है। उत्तर गोवा में देशभक्ति और भारत, ये सारा हिंदी में उपलब्ध है। इसमें से आप फिर धीरे धीरे अपना जो है वो सर्च को और नैरो डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको PDF फाइल मिल गई, PDF फाइल में आपने डाउनलोड कर लिया और आपको एक बढ़िया रेडीमेड मटेरियल मिल गया।
और देखिए ये एक और चीज जो मैं आगे वेबसाइट आगे अपने पीपीटी में आएगा, ये दृष्टि जो आईएएस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उस उन्होंने उनका मटेरियल है, काफी कुछ उन्होंने अपने वेबसाइट पे डाला। तो गूगल एडवांस सर्च जो है उससे हमको काफी सहायता मिल सकती है। फिर से हम अपने पीपीटी पे आते हैं। गूगल स्कॉलर और गूगल एडवांस सर्च तो हमेशा ही हमारे काम में आएगी। और ज्यादा फोकस्ड रिसर्च के लिए, जानकारी लेने के लिए यूपीएससी की जो प्रिपरेशन साइट्स हैं, जो मैंने अभी हम लोगों ने देखा कि वो दृष्टि वेबसाइट से ही पहला पेज सुभाष बाबू का पीडीएफ फाइल के फॉर्म में आया। तो दृष्टि आईएएस है, बायजूस का फ्री आईएएस प्रिपरेशन का जो साइट है, ये भी बहुत अच्छा रिसोर्स है किसी भी विषय में इंफॉर्मेशन, प्राइमरी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए। फिर बहुत सारे थिंक टैंक होते हैं, उन थिंक टैंक की वेबसाइट भी बहुत यूजफुल होती है। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, जहाँ पे कि मुकुल भाई साहब पहले उसके संयोजक थे, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में आपको भारत, ये बहुत 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 बड़ा थिंक टैंक है और अनेक विषयों पे उसकी वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे फाइल मिलेगी। उसका उनका एक सेक्शन ही होता है थिंक टैंक की वेबसाइट पे, रिसर्च। उस रिसर्च में जाकर के पुराने आर्टिकल मिल सकते हैं, और जो उनकी जो मोस्ट रीसेंट रिसर्च होती है वो अक्सर उनके होम पेज पे ही होती है। ऑब्जर्वर्स फाउंडेशन है जो ORF, वो भी बहुत अच्छा, बहुत बहुत सारे विषयों पे काम करता है। इंटरनेशनल थिंक टैंक में ब्रुकिंग का जो ब्रुकिंग सेंटर जो है वो भी बहुत सारे काम करता है। अच्छा, ये काफी सारे थिंक टैंक हैं जो है वो अलग अलग रेटिंग्स भी पब्लिश करते हैं, तो वो भी देखने योग्य है, वो भी फॉलो करने योग्य है। तो जब ये सब जानकारी इकट्ठी हो गई, तब हमको अगला स्टेप होता है कि हम अब किस परिप्रेक्ष्य में अपना आर्टिकल लिखेंगे, ये कौन सी मेजर थीम हमारे आर्टिकल्स की हो। हम उस बड़े थीम में से कौन सी छोटी थीम पे अपना विषय रखेंगे। तो ये जब हमने रिसर्च कर लिया, काफी पढ़ा, सोचा, देखा, तब हमको अपने आप समझ में आने लगता है कि हाँ, ये परिप्रेक्ष्य में या ये पर्टिकुलर इंसिडेंस पे या इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे हम अपना आर्टिकल लिखेंगे। क्योंकि लिखना तो हमारा वही 5-6 हजार पेज है, 5-6 हजार पेज में एक ही विषय को या दो विषयों को अच्छे से रखा जा सकता है। तो वो डिसाइड करके फिर उसका प्लान बना के और अपने विचारों को रखना चाहिए। एक सिंपल मेथड हम सबके लिए यूजफुल हो सकती है, और अगर आप प्रतिभागियों को बताएंगे तो उनको भी मतलब एक अच्छी मेथड मिलेगी कैसे हम लिखना शुरू करो। क्योंकि लिखना शुरू करने में बड़ा आलस आता है, और ये समझ में नहीं आता कि पैराग्राफ पहले लाइन में लिखेंगे, इसलिए अक्सर पहला पैराग्राफ या इंट्रोडक्शन सेक्शन बड़ा मतलब उसको लिखने में बड़ा आलस आता है। तो उसका एक तरीका ये है, इसको हम कहते हैं माइंड मैप। माइंड मैप में हम क्या करते हैं, आप एक पेपर पेन लीजिए, और हम लोग अक्सर लिखना जब शुरू करते हैं तो टॉप के कॉर्नर से लिखना शुरू करते हैं। कोई भी चीज को अक्सर पेपर्स में जो भी हम लिखना शुरू करते हैं तो टॉप कॉर्नर से लिखना शुरू करते हैं। माइंड मैप में हम टॉप कॉर्नर से लिखना शुरू नहीं करते, हम बीच से लिखना शुरू, जो हमारा जो मेन आइडिया है, मेन टॉपिक है, उसको बीच में लिखें, और फिर वहां से अपने अजम्पशंस, अपने क्वेश्चंस को उस ओवल से निकलता हुआ दिखाते हुए वो लिखना शुरू करें। और अलग अलग लाइन, अलग अलग कलर्स की भी लाइन यूज कर सकते हैं, और हर लाइन में आपको दो तीन चार आइडियाज आने लगेंगे। तो ये इस तरह का कुछ दिखेगा। आपने एक जैसे ये माइंड मैप का माइंड मैप है, तो माइंड मैप क्या है, तो क्या है, मैं माइंड मैप के बारे में मान लो अगर आपको सोचना है और लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे कि माइंड मैप के बेनिफिट क्या है, उसका लाभ क्या है। एक लाइन ये चली गई, दूसरी लाइन चली गई, हम माइंड मैप को प्लान कैसे करते हैं, या ये प्लानिंग में उपयोगी कैसे होता है, ये दूसरी लाइन चली गई। माइंड मैप हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, तो ये उसका एक तीसरी लाइन आ गई।
माइंड मैप से प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव होती है, हमारी खुद की प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव होती है, ये प्रोडक्टिविटी के लिए लाभप्रद है, ऐसा हमने कहीं सुना था, एक लाइन वहां से चलती और फिर उसके बाद उसकी सब सब ब्रांचेस हो जाती। तो अब आपके पास जो आपका एक या दो विषय थे, आपके पास बहुत सारे विषय आ जाते हैं। अब उस विषय में, अब उसमें से आप अपना आर्टिकल चूज कर सकते हैं कि भाई मैं जो लिखूंगा वो माइंड में प्लानिंग एंड बेनिफिट, इस मेरा आर्टिकल जो है वो इस चीज पे रहेगा, प्लानिंग एंड बेनिफिट। तो उसके सब पॉइंट्स निकाल के आप प्लानिंग एंड बेनिफिट डाल सकते हैं। हाउ माइंड में इनहांसेस क्रिएटिविटी, एक आर्टिकल उस पर भी हो सकता है। तो आप फिर ये ब्रांच को पकड़ लीजिए और इसमें जो आइडियाज आए उनको एग्जामिन करिए, उनको एलेबोरेट करिए, उनको डिटेल करिए, उनका विस्तार करिए। विस्तार कैसे करना है, वो विस्तार कैसे करना है जो हम लोगों ने पहली शुरुआती स्लाइड में देखा था। प्रत्येक आइडिया के प्रत्येक कंपोनेंट को के भीतर जाइए, उसकी गहराई में जा करके, और उससे जब हम गहराई में जाते हैं तो हमको मालूम हमको ये भी समझ में आता है कि हमें क्या नहीं समझ में आ रहा है या हमको क्या जानकारी नहीं है। वो जानकारी कहाँ से मिलेगी, वो जानकारी जो है अच्छी जो वेबसाइट्स हैं वहां से मिलेगी, जो या किताबों से मिलेगी जो हमने पहले बताया। तो ये अब ये माइंड मैप के बारे में माइंड मैप था। अब ये एक और एग्जांपल है, किसी को होल फूड प्लांट बेस्ड लिविंग, कैसे पूरा प्राकृतिक जो लीस्ट पोल्यूटेड, कम पोल्यूटेड खाना है, ऑर्गेनिक तरीके से, प्लांट बेस्ड तरीके से डेवलप बनाया गया है। अगर हम कैसे आज के समय में कैसे ये प्लांट बेस्ड डाइट लिविंग कर सकते हैं, ये पूरा विषय जो है वो ये एक माइंड मैप में आ गया। क्योंकि हम उसके अलग अलग किसी भी विषय के अलग अलग पक्ष होते हैं, तो एक एक पक्ष लिखते गए तो हमको बहुत सारे पूरा विषय एक पेपर में आ सकता है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। आप जरूरी नहीं आर्टिकल लिखना सिर्फ बड़ा बोरिंग काम नहीं होता। अगर हम उसमें क्रिएटिविटी भी लाएं तो कैसे किसी विषय को अगर अपन को इंटरेस्टिंग बनाना है तो उस विषय को जब हम पिक्टोरियली प्रेजेंट करते हैं तो और भी हमारे पास एग्जांपल्स आते हैं, और भी नए नए तरीके आते हैं सोचने के, नए नए आइडिया। तो माइंड में बनाने के बाद, इतनी तैयारी के बाद हमको लिखने में आलस नहीं आएगा, हमको उत्साह आएगा। जो जिनका लिखने का अभ्यास है उनको पता होगा कि अगर थोड़ा सा अगर आपने तैयारी करी है तो आप लिखे बिना रह नहीं सकते। तो आलस के बजाय उसमें एक उत्साह आ जाता है लिखने के लिए। तो पहला ड्राफ्ट जो हमारे मन में आ रहा है, जो हमने अपने स्कोप में सोचा, वो पहला ड्राफ्ट जैसे विचार आ रहे हैं वैसे वैसे उतार लीजिए, वैसे वैसे कागज पे उतार, और फिर उसका स्ट्रक्चर देखना है। स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर में एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, एक बॉडी होनी चाहिए और एक कंक्लूजन होना चाहिए। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे गणेश जी जब बनाते हैं तो गणेश जी बनाने में सबसे पहले हम लोग जो तीन चीजें लेते हैं, उनका मुख, मस्तक, उनका लंबोदर पेट और उनके नीचे के पाद। तो पहले ये तीन से आकार बन जाता है। जो हम लोग जो जिनका ड्राइंग का अनुभव है वो ड्राइंग में भी ये देखते होंगे, पर्टिकुलरली जो ह्यूमन स्केचेस हैं या जो जानवरों के या जीव जंतुओं के जो स्केचेस हैं, मनुष्यों के जो स्केचेस हैं, उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक क्रॉस बना लेते हैं। जब कोई अच्छे जो ड्राइंग टीचर रहते हैं, पहले एक 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 वर्टिकल एक एक्सिस ऐसे बना लेते हैं और फिर उसमें डिसाइड करते हैं कि इसका मुंह इसका चेहरा इस तरफ ज्यादा रहेगा, इस तरफ कम रहेगा, इसका शरीर इस तरफ ज्यादा रहेगा, इस तरफ कम रहेगा। तो जब हमारे को एक्सिस मिल जाता है तो हम हमारे लिए ड्राइंग करना आसान होता है। वैसे ही इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, ये चीजें जब हमारे पास आ जाती हैं तो आर्टिकल लिखना आसान हो जाता है।
उसके बाद पॉलिशिंग का स्टेज आता है। फिर हम पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पॉलिशिंग करते हैं। जब इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन ये तैयार है, तब फिर हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में कितने थॉट्स हैं, और फिर उसके हिसाब से हम पैराग्राफ बिल्ड करते हैं। तो पैराग्राफ में जो आइडियल पैराग्राफ वो होता है जिसमें कि सेंट्रल जो थॉट है, मेन थॉट जो है वो पहले सेंटेंस में दिया हो और उसके बाद उसी को अगले कुछ लाइंस में एक्सप्लेन किया। तो जितने थॉट्स हैं उतने पैराग्राफ होने चाहिए, और थॉट्स में हमारे विचारों में एक तारतम्यता होनी चाहिए कि ऐसा है इसलिए ऐसा है इसलिए ऐसा है। ये हमको एक रिफाइनमेंट आने लगता है हमारे आर्टिकल की राइटिंग। फिर आता है उसको हम क्रिएटिवली कैसे प्रेजेंट करें। तो फिर हम कहाँ कहाँ एग्जाम्पल डाल सकते हैं, कहाँ कहाँ एनोलॉजी डाल सकते हैं, कहाँ कहाँ छोटे केसेस डाल सकते हैं, कहाँ कौन सी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, फिर वो आता है। तो आप ये देखिए कि 4-5 स्टेजेस में आर्टिकल, जैसे गणेश जी की या कोई भी प्रतिमा बनाई जाती है तो सबसे पहले बांस लगा करके एक उसका आधार बना, मिट्टी की अगर प्रतिमा है तो बांस लगा के उसका आधार बनाया जाता है। उस बांस के आधार पे जिसको हम प्यारा कहते हैं वो लपेट लिया जाता है, तो उसका एक बेसिक आधार बनता है। फिर उसके ऊपर मिट्टी लगाई जाती है और फिर उसके बाद उसको शेप दिया जाता है, चेहरे का, हाथ पैर का। शेप देने के बाद फिर उसका फिर से रिफाइनमेंट करके और फिर उस पर पॉलिशिंग की जाती है, फिर उस पर कलर लगाया जाता है, फिर उस पर कलर किया जाता है। वैसे ही आर्टिकल का भी है। पहले हमको अपना प्रश्न डिसाइड करना है, व्हाट इज माय रिसर्च क्वेश्चन। वो प्रश्न डिसाइड करने के, वो समझ लीजिए मूर्ति का एक स्तंभ हो गया जिस एक्सिस पे बनेगी। फिर उसका जो इंट्रोडक्शन और बॉडी और कंक्लूजन है वो समझ लीजिए एक जो हम जो घास फूस प्यारा लगाते हैं उस दोनों उस बांस पे, वो उसका ये 3 पार्ट हो गए। फिर उसके ऊपर जो मिट्टी से जो शेप बनाया जाता है वो है फर्स्ट ड्राफ्ट, और फर्स्ट ड्राफ्ट के बाद उसको जो कलर किया जाता है वो उसकी रिफाइन। ये बहुत अच्छा सुंदर प्रोसेस है, हमको आनंद आता है सब पर। तो इस तरह से ये जो पीपीटी है इसका हिंदी अनुवाद बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाएगा, और कुछ एक पिक्चर्स वगैरह भी और भी इसमें डाल देंगे, जैसे जो अभी जो एनोलॉजी दी मूर्ति बना करके, और मूर्ति बनाने और आर्टिकल लिखने में क्या समानता है, और अलग अलग स्टेप्स के अलग अलग कंपोनेंट हैं जो आर्टिकल के उसमें, तो वैसा और भी इसको और आगे इम्प्रूव करके ये आर्टिकल इस पीपीटी को हिंदी में भी ट्रांसलेशन इसका करेंगे, और जहाँ जैसी आवश्यकता हो उसको हम लोग उपयोग में ला सकते हैं।